फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में मैंने सेक्शन 48 सब सेक्शन 2 को लेकर डील किया था। आज हम लोग सेक्शन 48 सब सेक्शन 3 को लेकर डील करेंगे। सेक्शन 48 जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खर्चा नहीं मानता है बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस होते हैं उससे खर्चा नहीं मानता है। और क्या करता है सेक्शन 48 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है ओवर रूलिंग द इंटायर एक्ट। भले ही किसी और जगह ये खर्चे अलाउ हो, लेकिन यदि ये कवर होंगे 48(3) में तो उसको हम लोग ओवर रूल करते हैं, अदर सेक्शंस को ओवर रूल करते हैं, और जैसे ही वो 40A में आएगा तो हम उसको एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 48(3) को। 48(3) में क्या होता है, एओ क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर को डिस अलाउ करते हैं। देयर आर सम कंडीशंस। एसएससी इनकर्स द एक्सपेंडिचर and in respect of payment or aggregate of payment made to a person। आपने जो खर्चा किया उस खर्चे के लिए आपने सिंगल पेमेंट या एग्रीगेट पेमेंट है आपने पे किया, किसी एक पर्सन को पे किया, मेड टू अ पर्सन, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट एग्जिटिंग ₹10,000 इन अ सिंगल डे। और आप जो पेमेंट कर रहे हो वो 10,000 से अधिक पेमेंट कर रहे हो एक दिन में आप 10,000 से अधिक का पेमेंट कर रहे हो। Otherwise than account pay check, demand draft, electronic clearing system and other prescribed mode as notified as prescribed by the Finance Act। समझ में आया? क्या होता है, आप जब कोई सामान बाई करते हो तो 10,000 तक का जो पेमेंट है 10,000 तक का जो पेमेंट है वो आप कैश में कर सकते हो। आप यदि 10,000 से अधिक का पेमेंट करते हो, किसी भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट 10,000 से अधिक का होता है और वो यदि आपका होगा अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस, बैंकिंग चैनल और अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड, यदि आप इस सब का यूज नहीं करते हो, इसका मतलब आइदर आप कैश में देते हो या क्रॉस चेक में देते हो या बियर्ड चेक में देते हो, तब क्या होगा, या सेल्फ चेक, जो भी आप बोलिए, यदि आप ऐसे पेमेंट करते हो तो उस केस में जो ये एक्सपेंसेस है वो डिज अलाउ हो जाएंगे, वो आपका एक्सपेंसेस डिज अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। फिर से बोल रहा हूं, पेमेंट एक्सपेंडिचर का पेमेंट करते हो 10,000 से अधिक, किस में करते हो, कैश में करोगे या फिर आपका बियर्ड चेक में करोगे या आपका ओपन चेक में करोगे। आप यदि ऐसे कोई पेमेंट करते हो तो डिज अलाउ हो जाएंगे। अलाउ कब होंगे, जब आप 10,000 से अधिक का पेमेंट करते हो, अकाउंट पे चेक में करते हो, डिमांड ड्राफ्ट में करते हो, ड्राफ्ट के थ्रू करते हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू करते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का पे करते हो, और अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड। ये जो अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड है ना, ये फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू आया था। इस अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड में क्या क्या आते हैं, अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड में आते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम, पेटीएम, ये सारे इसके अंदर में आ जाते हैं, वॉलेट, ये सारे के सारे इसके अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड के अंदर में आ जाते हैं। समझ में आया? तो इन नॉर्मल केस से एक्सपेंडिचर का पेमेंट 10,000 से अधिक का आप कैश में नहीं कर सकते हो, 10,000 तक आप कैश में कर सकते हो। समझ में आया? अच्छा, ये जो लॉ था ना, ये लॉ पहले था आपका 10,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक समय में 10,000 से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो एक बहुत ही फेमस केस हुआ था आलू सप्लाई कंपनी का। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये आलू सप्लाई कंपनी में क्या हुआ था कि टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था 1 लाख रुपीज का, और पेमेंट किया गया था 9 बजे 10,000, सुबह के 9 बजे 10,000, सुबह के 10 बजे 10,000, सुबह के 11 बजे 10,000। इस तरीके से क्यूमुलेटिव 10,000 तक का ही पेमेंट किया गया था और दिन में पूरा 1 लाख का पेमेंट कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, क्योंकि आपका जो लॉ कहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो प्रत्येक घंटे 10,000 ही पे कर रहे हैं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये तो पूरा एप्लीकेबल है, ये तो पूरा वैलिड है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ऐसा कर सकता है, ऐसा आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम कर सकते हैं। गवर्नमेंट को लगा ये तो पर्पस ऑफ द एक्ट डिफीट हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, एससी के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम था उसको हटा के एट अ सिंगल डे कर दिया गया। इन अ सिंगल डे कर दिया, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम को डिलीट
करके इन अ सिंगल डे कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप एक दिन में 10,000 से अधिक का कैश पेमेंट नहीं कर पाओगे किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए। सपोज कीजिए मैंने एक लैपटॉप बाई किया और लैपटॉप का प्राइस है 60,000 रुपीज। मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपीज आज पे कर दिया, 10,000 रुपीज कल पे कर दिया, 10,000 रुपीज नेक्स्ट डे पे कर दिया। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा 60,000 रुपीज मैंने पे कर दिया। क्या ये अलाउ होंगे? क्या ये एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे? कमेंट में आप लोग बताइए, क्या ये एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे? हाँ, ये अलाउ हो जाएगा। बट क्या होगा, जैसे ही आप ये काम करोगे आपका जो केस है वो एओ के नोटिस में आ जाएगा, डिपार्टमेंट के स्कैनर में आ जाएगा कि इस तरीके से आपने टैक्स प्लानिंग किया है। डिपार्टमेंट आपसे आपके सप्लायर का लेजर मांग लेंगे, आप जो पे कर रहे हो उसका लेजर दो, और इस तरीके से आपका पूरा चेक किया जाएगा। जो कॉरेस्पोंडेंट्स जो अदर पार्टी है उसके भी बुक्स ऑफ अकाउंट से मंगा लिए जाएंगे, उसको भी चेक किया जाएगा। इसलिए नॉर्मली लोग इसको नहीं करते हैं, वैसे यदि कोई करे तो ये अलाउ है। बट ऐसे करने पर आपका जो केस है वो इनकम टैक्स के स्कैनर में आ जाएगा और ये फिट केस रहेगा असेसमेंट के लिए। अच्छा, अब क्या होता है कि सपोज कीजिए मैंने एक पेमेंट किया, ये पेमेंट था 50,000 रुपीज का, पेमेंट था 50,000 रुपीज का। मैंने 10,000 रुपीज करके पर डे पेमेंट किए, मैंने 10,000 रुपीज करके पर डे पेमेंट किया। आज मैंने 10 किया, कल 10 किया, परसों 10 किया। हाँ, ये वैलिड है, बट ऐसा आप नॉर्मली बड़े बिजनेस के साथ नहीं कर सकते हो। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल हो गया या आपका समझिए तो स्मार्ट बाजार हो गया। ये बड़े जो शॉपिंग मॉल होते हैं, वो शॉपिंग मॉल उनका आउटलेट बंद होने के बाद भी वो लोग 1-2 घंटे तक काम करते हैं। वो लोग 1-2 घंटे तक काम करते हैं और उसमें सारे के सारे स्टॉक एंट्री को किया जाता है। सारे के सारे स्टॉक एंट्री को देख के आज कितना पैसा मिला, कितना खर्चा हुआ, क्या स्टॉक एंट्री है, कितना स्टॉक अवेलेबल है। आप यदि दुकान में जाइएगा और एप्पल का आईफोन लीजिएगा और आप यदि ये कहिएगा कि 10,000 रुपीज करके मैं पर डे पेमेंट दूंगा, आप पहले पेमेंट भले ही पूरा एक साथ में कैश में कर दो, बोलो उसको दिखाने के लिए कि 10,000 रुपीज पर डे दिया गया, एप्पल के स्टोर नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अगले दिन यदि उसके ऑडिट हो गया तो कैश एक्स्ट्रा मिलेगा और जो भी मैनेजर था उसकी जॉब चली जाएगी। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप इस काम को नहीं कर सकते हो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहां पर उतने बड़े अच्छे स्टॉक मेंटेन नहीं होते हैं, जहां से आपका अच्छा रिलेशन है, वहां पर आप इसको कर सकते हो। वो भी यदि एग्री कर जाए, आप भी एग्री कर जाए तो ऐसा हो सकता है। बट नॉर्मली बड़े बिजनेस हाउस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़े बिजनेस हाउस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एप्पल नहीं बोलेगा कि आपको मैं 10,000 रुपीज पर डे करूंगा, क्योंकि यदि 10,000 रुपीज में पर डे किया और नेक्स्ट डे में ऑडिट हो गया, एप्पल का फोन सपोज करो 1 लाख रुपीज का है, आज मैं आपको दिखाऊं 10, कल दिखाऊं 10 और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑडिट हो गया, तब 90,000 रुपीज एक्स्ट्रा कैश आएगा, उसके लिए फिर मेरी जॉब चली जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए? तो इस तरीके से आपका बड़े कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है। तो 40A3 क्या होता है? एक केस और है, जैसे आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टर जो सामान लेके आता है, सामान लेके जाता है, जिसके बहुत सारे काम होते हैं उसका तो कोई बात नहीं, बट जिसका 1-2 सप्लाई हो रहा है, आपके पास एक बार आया है, या फिर मान लीजिए आपका वो साल में 20 बार या प्रत्येक मंथ सप्लाई करता है, तब तो ठीक है, तब तो आप उसको चेक दे दो, ठीक है। लेकिन सिंगल टाइम यदि कोई ट्रांसपोर्टर काम करता है और आपने कहा कि सामान लेके आओ, जो ट्रक का ड्राइवर है वो बोलेगा कि हमें उतना नहीं पता है, हमको आपका डिमांड ड्राफ्ट में नहीं लूंगा, डिमांड ड्राफ्ट यदि मैं लिया या फिर चेक लिया यदि बाउंस कर गया तो मैं जाने आने का खर्चा मेरा जाएगा, मैं फिर कैसे आऊंगा आपसे रिकवर करने के लिए? ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर ने कहा था कि ये लिमिट ठीक नहीं है, तब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और ट्रांसपोर्टर के लिए जो आपका फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज में इन्वॉल्व है, वो ट्रांसपोर्टर जिसका बिजनेस है फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, जो सामान को लेकर जाते हैं, उसके लिए जो लिमिट था वो 10,000 से इंक्रीज करके 35,000 कर दिया गया। 10,000 से इंक्रीज करके 35,000 कर दिया गया। आप यदि ट्रांसपोर्टर को 35,000 तक कैश पे कर सकते हो, उसके ऊपर कोई डीजल अलाउंस नहीं होंगे, उसके ऊपर कोई डीजल अलाउंस नहीं होंगे। 35,000 से अधिक यदि आप कैश पे करते हो तो एओ आपका डीजल अलाउ कर देगा, एओ आपका सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 में डीजल अलाउ कर देगा। लेकिन अप टू 35,000 तक वो आपको डीजल अलाउ नहीं करेगा।
आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन सपोज कीजिए मेरा एक ट्रांसपोर्टर है जिसने सामान लेके आया, मैंने उसको 25,000 रुपीज़ कैश दिए, तो वो ठीक है, ये आपके अलाउेबल है। लेकिन मान लीजिए मैंने एक बस किया है, उस बस के थ्रू मेरे ऑफिस के जो एम्प्लॉई है वो जाना आना करते हैं, उस केस में जो पैसेंजर कैरेज है, क्या उस केस में अलाउ होगा? उस केस में क्या ये लिमिट 10,000 से बढ़कर 35,000 होगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि ये एप्लीकेबल जो लिमिट है 10,000 से 35,000 से इंक्रीज किया गया उसी के लिए जो इंगेज है बिजनेस में, जो ट्रांसपोर्टर है इंगेज इन द बिजनेस सप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। प्लीज नोट द वर्ड्स गुड्स कैरेज। पैसेंजर कैरेज के लिए आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। एक और आपको मैं डील करता हूं। सपोज कीजिए मैंने इस साल खर्चा किया 1 लाख रुपीज, मैंने खर्चा किया 1 लाख, एक एक्सपेंडिचर था, मैंने खर्चा किया 1 लाख रुपये, तो बट मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेएबल, ये पेएबल आपके लायबिलिटी में खड़ा रहेगा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेएबल, और ये जो एक्सपेंसेस है ये आपका पीएल के डेबिट में आएगा, और ये एक्सपेंसेस आपके पीजीबीपी का पार्ट में आएगा, और ये आपको अलाउ हो जाएगा क्योंकि आपने तो पे नहीं किया ना, एक्सपेंस पेएबल है। नेक्स्ट ईयर जब आप उसको पे करोगे तो आपने क्या पे कर दिया? आपने पूरा कैश में पे कर दिया। तो आपने क्या, पहला एंट्री क्या था? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेएबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आपका एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने कैश में पे कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये जो कैश में आपने पे किया ये सही किया फिर गलत किया? ऑफ कोर्स ये गलत किया। आपका टैक्स के लिए था कि 10,000 से अधिक आप कैश पे नहीं कर सकते, आपने उसको पेएबल दिखा दिया, और नेक्स्ट ईयर आपने उसको पे कर दिया, और वो भी कैश में पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर आपने उसको कैश में पे कर दिया, ठीक है। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बट ये बताओ, एक्सपेंसेस पेएबल टू कैश जो आप किए हो, क्या आपके पीएल में आएगा? क्या आपके वो पीएल में आएगा? पीएल में तो नहीं आएगा, वो तो बैलेंस शीट से लेस हो जाएगा। वो आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी से कम होगा और एसेट साइड से कैश आपका कम हो जाएगा। वो तो आपके पीएल में आएगा ही नहीं, वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको एड्रेस करने के लिए सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A लाया गया। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A लाया गया। उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया कि जो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का जो आप पेमेंट कर रहे हो, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का जो आप पेमेंट कर रहे हो, और आप यदि 10,000 से अधिक का पेमेंट करते हो इन अ सिंगल डे, अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकिंग चैनल, ECS एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइब्ड मोड आप यदि पे करते हो, तो जिस साल आप पे कर रहे हो उस साल आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। उस साल वो आपका डिम्ड इनकम माना जाएगा। तो 1 लाख रुपीज मैंने नेक्स्ट ईयर पे किया था, भले ही वो मेरे पीएल में शो नहीं करे, बट उस साल वो मेरा डिम्ड इनकम मान के वो मेरा ऐड हो जाएगा, वो मेरा इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ गए? पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कि जिस साल के एक्सपेंसेस है उस साल के अकाउंट को ओपन करके खोल के उससे एडजस्ट करना पड़ता था, बट ये से बहुत टाइमिंग था, इससे बहुत प्रॉब्लम होता था, कैलकुलेशन करना, फिर से रिकम्पुटेशन करना, और बहुत अधिक समस्या होती थी। तो इस सब को एड्रेस करने के लिए 40A सबसेक्शन 3A लाया गया, और ये कहा गया कि जब कहीं भी आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे अदर इन अ सिंगल डे टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे, other than for an amount exceeding rupees 10,000, other than account pay check, demand draft, banking channel, ECS, electronic mode, तो जिस साल आप पे कर रहे हो, the year in which the actual expenses was paid या is paid, is that expenses is to be treated as a deemed income and increase your profit, और ये आपके डिम्ड इनकम माना जाएगा, और वो पीजीबीपी के कैलकुलेशन में आपका वो इनकम का पार्ट होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। यदि आप पे कुछ क्वेरी है तो यू कैन सेंड मेल मी ऑल्सो। माई मेल ID इज taxxfinancialservices@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।